कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज है शनिवार और शनिवार मतलब नो बैग डे। आज कोई किताबें नहीं, आज कोई पाठ नहीं, आज केवल हम सीखेंगे बहुत सारी बातें हमारे पाठ्यक्रम से बाहर। तो आज हम बैग डे में क्या लेकर आए हैं आपके लिए, तो वही पहले चलेंगे हम मीना की दुनिया में और सुनेंगे कहानी पॉकेट मार, और उसके बाद हम लाए हैं वार्ता आओ विज्ञान से सीखें, जिसे प्रस्तुत करेंगे श्री केसर सिंह राजपुरोहित। और उसके बाद हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम लेके आए हैं दूसरी वार्ता शिक्षक की शब्द निर्माण में भूमिका, और जिसे प्रस्तुत करने आएंगी हमारी अध्यापिका श्रीमती संयुक्ता गुप्ता। तो चलिए बच्चों, आज के नो बैग डे यानी शनिवार के शिक्षावाणी कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत, और शुरुआत में सुनते हैं मीना की कहानी पॉकेट मार। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपड़ है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपड़ है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सबको मीना से मिलने का बहुत इंतजार रहता है, इसलिए अब हम सीधा चलते हैं सुमी के घर। क्या कहा? सुमी के घर क्यों? अरे भाई, मीना सुमी के घर जो पहुँचने वाली है, और इसी बहाने हम शहर से आई सुमी की चाची और उनके 10 साल के बेटे बिल्लू से भी तो मिल लेंगे। वो देखो, सुमी की माँ बिल्लू को देखकर कितनी खुश हो रही है। बिल्लू की माँ, मुझे बहुत खुशी है कि तुम बिल्लू को लेकर हमारे पास रहने आई। मुझे भी इतने दिनों बाद आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बिल्लू बेटा? तुम्हारी माँ बता रही थी कि कुछ दिन पहले तुम बीमार पड़ गए थे। जी ताई जी, और उसी वजह से मैं अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में भी नहीं जा पाया था। ओहो, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब बिल्लू और मैं सब्जियाँ लेने बाजार जाएंगे, है ना बिल्लू? हाँ सुमी। सुमी, सुमी, मीना, आओ आओ, देखो हमारे घर कौन आया है। नमस्ते जी। बिल्लू की माँ, ये मीना है, सुमी की सहेली। सुमी की सहेली, सुलझाए और पहेली। और ये है मिट्ठू, मीना का प्यारा तोता। मीना का प्यारा तोता, हरी मिर्च खा के सोता। सुमी, मैं साबुन लाने बाजार जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ हाँ मीना, मैं और बिल्लू अभी सब्जियाँ लेने बाजार ही जा रहे थे, चलो हम तीनों साथ में चलते हैं। हम जाए माँ? हाँ हाँ सुमी, लेकिन उससे पहले ये लो। हाँ, केले? तुम भी लो मीना। जी चाची। ये लो बिल्लू, केला खाओ। नहीं ताई जी, मुझे केले अच्छे नहीं लगते। तो तुम ये सेब खा लो। ताई जी, मुझे कोई भी फल अच्छा नहीं लगता। मैं बाजार में कुछ खा लूँगा। हाँ बिल्लू, हम बाजार जाए माँ? हाँ सुमी, जाओ। आओ बिल्लू, चलो मीना। बिल्लू की माँ, क्या बिल्लू को सचमुच कोई फल खाना अच्छा नहीं लगता? हाँ, आप क्या बताऊं भाभी, ना तो बिल्लू कोई फल खाता है और ना ही कोई सब्जी। क्या? फिर वो खाता क्या है? बस जब भी खाने के लिए कहो तो कहता है, माँ चावल या रोटी में चीनी डाल के दे दो। ये तो अच्छी बात नहीं है बिल्लू की माँ। मैं जानती हूँ भाभी, जब बिल्लू बीमार पड़ा था तो डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि सब्जियाँ और फल न खाने की वजह से ही बिल्लू के शरीर में विटामिन और ताकत की कमी है, इसलिए वो जल्दी ही बीमार पड़ जाता है।
लेकिन क्या करूं, मेरी एक नहीं सुनता ये लड़का। तुम चिंता मत करो बिल्लू की माँ, मैं उससे बात करूंगी। और उधर बाजार में मीना, क्या हुआ सुमी? मीना, किसी ने मेरी जेब काट ली, मेरे पैसे। सुमी, हो सकता है कि तुम्हारी जेब पहले से फटी हो और पैसे कहीं गिर गए हो। नहीं मीना, मैंने सब्जी और नील की पुड़िया लेने के बाद बाकी पैसे इसी जेब में रखे थे। चलो अपने आसपास देखते हैं, क्या पता वो जेब कतरा यहीं कहीं। लेकिन इतने भीड़ भाड़ में हम उस जेब कतरे को ढूंढेंगे कैसे? बिल्लू ठीक कह रहा है मीना, चलो घर चलते हैं। और जब सुमी, मीना और बिल्लू वापस सुमी के घर पहुँचे तो माँ, माँ, अरे सुमी, क्या हुआ? माँ, बाजार में किसी ने मेरी जेब काट ली, ये देखो। अरे तुम्हारी जेब पे ये नीला रंग कैसा? बाबा, मैंने नील की पुड़िया भी इसी जेब में रखी थी। उस जेब कतरे ने मेरी जेब के साथ साथ ये नील की पुड़िया भी काट दी होगी। सुमी, अगर ये बात तुमने बाजार में बताई होती तो हम उसी वक्त उस जेब कतरे को पकड़ लेते। वो कैसे मीना? मुझे लाला जी की दुकान के पास एक आदमी दिखा था जिसके पूरे हाथ पे नीला रंग लगा हुआ था और वो थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। लगता है उसी ने तुम्हारी जेब काटी होगी। बच्चों चलो, हम अभी बाजार चलते हैं। मीना, तुम उस आदमी को पहचान तो लोगी ना? जी चाचा जी। सुमी के पिताजी सुमी, मीना और बिल्लू के साथ बाजार गए। वो देखिए चाचा जी, वो रहा जेब कतरा, सब्जियां खरीद रहा है और उसके हाथ पे अभी भी नीला रंग लगा हुआ है। बच्चों तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ इसे। सुमी के पिताजी उस जेब कतरे के पास पहुँचे और उससे कहा, क्यों भाई, बच्चों की जेब काटता है बाजार में? क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, सच सच बता दे वरना पुलिस में बंद करवा दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई साहब, ये रहे आपके पैसे। मैं आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। चल भाग यहाँ से, चल। जेब कतरा तो डर के वहाँ से भाग गया। सुमी के पिताजी ने मीना की बहुत तारीफ की और कहा, शाबाश मीना, ये सब तुम्हारी समझदारी की वजह से ही हुआ है। अगर तुम उस जेब कतरे के हाथ पर लगा नील का रंग न देखती तो हम उस जेब कतरे को कभी ना पकड़ पाते। कभी ना पकड़ पाते, रोते रह जाते। भाई वाह, मीना की समझदारी से जेब कतरा रंगे हाथों पकड़ा गया। और सुमी के घर पहुँच के जब सब खाना खाने बैठे तो बिल्लू ने कहा, ताई जी, मैं बस रोटी और चावल ही खाऊंगा। हाँ हाँ बिल्लू, ये लो तुम्हारी रोटी और चावल। ताई जी, ये रोटी और चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। क्योंकि इसमें तुम्हारी मनपसंद सब्जियाँ जो हैं। सब्जियाँ? लेकिन ताई जी, मुझे तो सब्जियाँ बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगती। लेकिन आज तो लगी ना? हाँ? ये देखो, ये रोटी मैंने बनाई है मेथी डाल के और ये चावल, इसमें मैंने गाजर और मटर डाले हैं। ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बिल्लू, सब्जियां हमारे शरीर को ताकत भी देती हैं, क्योंकि सब्जियों में होते हैं विटामिन, और इसीलिए सब्जियां हमें बीमारी से भी बचाती हैं और हमारे दिमाग को भी तेज बनाती हैं, है ना चाची? हाँ मीना, अपने तेज दिमाग की वजह से ही तो तुमने उस जेब कतरे को पकड़वाया। जेब कतरे को पकड़वाया, अब बिल्लू को समझ आया। भाभी, ये टमाटर और प्याज का रायता भी बहुत स्वादिष्ट है। बिल्लू की माँ, मैं तो रोज अपने बच्चों को अलग अलग तरीकों से सब्जियाँ और फल खिलाती हूँ। स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत। कुछ समझे बिल्लू? कुछ समझे बिल्लू? या बनोगे उल्लू? मैं सब समझ गया ताई जी। आज के बाद मैं हर सब्जी और फल खाऊंगा। शाबाश बिल्लू। अगर तुम शुरू से फल और सब्जियां खाते तो अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम के दिन बीमार ना पड़ते। चाची, क्या हम बिल्लू को अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में बुला सकते हैं? हाँ हाँ मीना, क्यों बिल्लू, जाओगे मीना के स्कूल? हाँ माँ, जाऊंगा। फल और सब्जियां खाऊंगा। भाई वाह, मजा आ गया। मैं भी आज से हर सब्जी और फल खाऊंगा। स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत।
अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और पूरी ताकत पाए। सभी सब्जियां और फल खा के बच्चा बढ़ता जाए। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। पहले खाना फिर गाना। नहीं भैया, पहले गाना फिर खाना। जब मैं गाऊं साथ में तुमको गाना पड़ेगा। जब मैं गाऊं साथ में तुमको गाना पड़ेगा। लेकिन पहले पूरा खाना खाना पड़ेगा। अरे लेकिन पहले पूरा खाना खाना पड़ेगा। पूरा खाना क्या होता है? मैं बताता हूँ। कितनी सुंदर सजी है थाली, रोटी चावल सब्जी डाली। कितनी सुंदर सजी है थाली, रोटी चावल सब्जी डाली। दही भी है और दाल भी देखो, संग ताकत के स्वाद भी देखो। दही भी है और दाल भी देखो, संग ताकत के स्वाद भी देखो। ताकतवर तो खुद को बनाना पड़ेगा। हाँ, ताकतवर तो खुद को बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। चलो अब खाओ। ये सब्जी मैं नहीं खाती। नहीं बेटे, पूरी बात। नखरे बिल्कुल नहीं दिखाओ, हर सब्जी और हर फल खाओ। अरे नखरे बिल्कुल नहीं दिखाओ, हर सब्जी और हर फल खाओ। पियो दूध तो मिलेगी ताकत, अपने तन की करो हिफाजत। पियो दूध तो मिलेगी ताकत, अपने तन की करो हिफाजत। नहीं जो खाया नहीं जो खाया बाद में पछताना पड़ेगा। और नहीं जो खाया बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए हर बच्चे को इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। भाई वाह, गाना तो मजेदार था। अब चलते हैं खेलने मीना की क्लास में। चलो जल्दी चलो। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे। ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है ना। सबसे पहले बताओ न से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ सुमी बताओ। बहन जी, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। नेल्सन मंडेला। हाँ, नेल्सन मंडेला। शाबाश सुमी, सही जवाब कृष्णा। और पता है बच्चों, नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। चलो बच्चों, अब न से किसी जानवर का नाम बताओ। नेवला। शाबाश दीपू। और नेवले का नाम सुनते ही हमें एक और जानवर का नाम याद आता है और वो है सांप। बिल्कुल ठीक। अब बताओ न से किसी वस्तु का नाम। नगाड़ा। हाँ बहन जी, मैंने वो गाना भी सुना है। नगाड़ा 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 बजा। दीपू, तुमने गाना तो सुना, लेकिन पता है नगाड़ा क्या होता है? एक तरह का बड़ा सा ढोल। बिल्कुल ठीक। अब बताओ न से किसी जगह का नाम। नई दिल्ली। शाबाश मीना। और नई दिल्ली है भारत की राजधानी। शाबाश। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।
मीना की कहानी के बाद बारी है हमारी वार्ता की और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अब सुनेंगे आओ विज्ञान से सीखे विषय पर वार्ता और जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अध्यापक श्री केसर सिंह राजपुरोहित। नमस्कार बच्चों, आज है शनिवार और शनिवार होता है नो बैग डे। आज है खेल खेल में सीखने का दिन, यानी कुछ बोलकर कुछ सुनकर करके सीखने का दिन। आज है बस्ते के बोझ से आजादी का दिन, या यूं कहें कि आज है कहानियों, कविताओं, प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान सीखने का दिन। हाँ तो बच्चों, आओ विज्ञान से सीखें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान विषय से जुड़ी, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परिघटना छाया या शैडो के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आज होगी बात छाया की। इससे पहले कि हम छाया से जुड़े रोचक बिंदुओं की बात करें, आओ मैं आपको सुनाता हूं एक मजेदार कहानी जिसका नाम है गधे की छाया। प्यारे बच्चों, हुआ यूं कि एक तेज गर्मी का दिन था। एक गधे को पिछले कई दिनों से बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था। उसका मालिक बहुत दुष्ट था। वह गधे को बहुत कम खाना पीना देता था, लेकिन पीटता खूब था और पूरे दिन उससे खूब काम लेता था। गधे का काम यात्रियों और उनके सामान को उबड़-खाबड़ सड़क पार करके अगले गांव तक ले जाना था। एक दिन गधे पर एक मोटा यात्री और उसके दो भारी भरकम थैले लदे थे। दोपहर के समय गधे के मालिक को थकान महसूस हुई और वह कुछ आराम पाने के लिए रुक गया। क्योंकि आसपास कोई छाया नहीं थी, इसलिए मालिक गधे की छाया में बैठ गया। यात्री भी उसकी छाया में बैठना चाहता था, लेकिन गधे का मालिक यात्री से बोला, गधा मेरा है, इसलिए इसकी छाया भी मेरी है। तुमने अगले गांव तक जाने के लिए केवल गधे को किराए पर लिया है। नाराज यात्री ने कहा, मैंने गधे की सेवाओं की कीमत दी है, इसलिए इसकी छाया को इससे अलग नहीं कर सकते। मुझे इसकी छाया को इस्तेमाल करने का भी अधिकार है। बच्चों, वे दोनों जब गधे की छाया के लिए लड़ रहे थे, तभी गधा मौका पाकर मोटे यात्री और अपने दुष्ट मालिक को छोड़कर दूर भाग गया। जैसे जैसे गधा भागता गया, उसकी छाया भी उसके साथ साथ भागती रही। यात्री और मालिक खड़े खड़े देखते ही रह गए और वो बेचारा थका मांदा गधा हो गया 9-2-11। तो ये थी कहानी गधे की छाया। मजा आया ना बच्चों ये कहानी सुनकर? प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि वास्तव में छाया क्या है और कैसे बनती है? चलिए अपनी इसी कहानी के माध्यम से हम अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी में जिस वस्तु की छाया की बात की गई है वो है गधा। और वो गधा किस समय यात्री और सामान उठाकर चल रहा था? याद आया? जी हाँ, मैंने कहा था ना कि वो एक तेज गर्मी का दिन यानी दोपहर का समय। और यहाँ वस्तु से मतलब है गधे की छाया। दोपहर के समय धूप में बन रही थी। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये छाया सूर्य के प्रकाश में बन रही थी। और हाँ बच्चों, वस्तु की छाया धरती की सतह पर बन रही थी। बच्चों, इन बातों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी वस्तु की छाया के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक खुद वस्तु, दूसरा ऐसा बिंदु जिससे प्रकाश निकल रहा हो, जिसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, टॉर्च या जलता हुआ दीपक। और तीसरी वस्तु की छाया बनने के लिए सतह। यह सतह जमीन भी हो सकती है, पर्दा भी या फिर दीवार भी। गधे की छाया कहानी में गधा वस्तु है, सूर्य का प्रकाश स्रोत है और जमीन या धरती की सतह है पर्दा। बच्चों, यहाँ यह समझ लेना भी महत्वपूर्ण है कि कोई वस्तु 3 तरह की हो सकती है। एक पारदर्शी, दूसरी अपारदर्शी और तीसरी आभासी। ये तीनों प्रकार वस्तु में से प्रकाश के गुजरने या न गुजरने से संबंधित हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि जब कोई वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है
तो हम उस वस्तु के दूसरी तरफ देख पाते हैं। ऐसी वस्तु पारदर्शी कहलाती है। कांच, हवा, साफ पानी सभी पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं, जबकि अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर नहीं जाने देती हैं और जिनके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, जैसे रबड़, पेंसिल, लकड़ी, पत्थर की दीवार सभी अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। बच्चों, क्या आप और अपारदर्शी वस्तुओं को अपने आसपास खोज सकते हो? यदि हां, तो इसका अर्थ यह है कि आप अब समझ चुके हैं कि पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं में क्या फर्क है। इन दोनों तरह की वस्तुओं के अलावा भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे आर पार देखा तो जा सकता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता। यानी ये ना तो पूरी तरह से पारदर्शी ही होती हैं और ना ही पूरी अपारदर्शी। ऐसी वस्तुएं या पदार्थ पारभासी कहलाते हैं। सफेद पॉलिथीन शीट, धुंधला कांच, तेल लगा चिकना कागज, बटर पेपर सभी पारभासी वस्तुओं के उदाहरण हैं। बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को पूरी तरह या आंशिक रूप से या फिर बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। बच्चों, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों में से कौन सी वस्तु अपनी छाया बनाएगी। विद्यार्थियों, जो वस्तु प्रकाश को अपने भीतर से गुजरने नहीं देती, यानी एक तरफ ही रोक लेती है, उसकी ही छाया प्रकाश की उपस्थिति में बनती है। यदि विज्ञान की भाषा में छाया को परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस वस्तु में से नहीं गुजर पाता है और अपारदर्शी वस्तु के दूसरी तरफ प्रकाश स्रोत से विपरीत एक काला या प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस काले या प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने ये तो जान लिया कि छाया क्या होती है, कैसे बनती है और इसके बनने के लिए आवश्यक चीजें क्या होती हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं छाया की विशेषताओं की, इससे जुड़ी कुछ रोचक बातों की। बच्चों, आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुने व याद रखें। छाया से जुड़ी पहली रोचक बात यह है कि किसी वस्तु की आकृति उसकी छाया की आकृति को निर्धारित करती है। साथ ही साथ छाया का आकार व आकृति प्रकाश स्रोत की स्थिति पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? बच्चों, जब हम किसी खुली जगह में धूप में खड़े होते हैं और हमारी स्पष्ट छाया बनती है जो दिन भर बदलती रहती है। आकाश में सूर्य की स्थिति छाया की लंबाई को प्रभावित करती है। सुबह या शाम को सूर्य जब क्षितिज के पास नीचे होता है तो छायाएं लंबी होती हैं और दोपहर के समय वह जब ऊपर सिर पर होता है तो छायाएं छोटी होती हैं। बच्चों, छाया से जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि जब आपकी छाया आपके सामने हो तो उस समय सूर्य का प्रकाश स्रोत आपके पीछे होगा और यदि आपकी छाया आपके पीछे होगी तो प्रकाश स्रोत आपके सामने होगा। बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिन के समय विशेष प्रकाश के स्रोत व मौसम से यह तय होता है कि किसी वस्तु की छाया किधर बनेगी। अगर दिन में आकाश में बादल होंगे या अमावस्या की रात होगी तो दोनों ही स्थिति में वस्तुओं की छायाएं नहीं बनेंगी। बच्चों, बात विज्ञान सीखने की हो रही है, विज्ञान से सीखने की हो रही है, बात छाया की हो रही है, तो आप भी घर या विद्यालय में किसी खुली जगह में धूप में खड़े होवें व अपनी छाया का आकार व आकृति को एक चार्ट पर सारणी में बनाएं। इस सारणी के एक कॉलम में आप समय लिखें और दूसरे कॉलम में छाया का आकार लिखें व उसकी आकृति भी बनाएं, अर्थात बनने वाली छाया को चित्रित करें। ऐसा आप प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक करके देखें। आप जब स्वयं ऐसा करके देखेंगे तो आप वस्तुओं की छाया पर प्रकाश स्रोत की स्थिति, मौसम आदि के पड़ने वाले प्रभाव को समझ पाएंगे। और हाँ बच्चों, दिन भर बनने वाली आपकी अलग अलग छायाओं में से जो आपको सबसे अधिक पसंद हो ना, उस पर मेरी पसंद छाया शीर्षक से एक कविता लिखने का प्रयास करें। आप अगले दिन उस कविता को अपनी कक्षा में प्रार्थना सभा में सभी को सुनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, छाया के बारे में तीसरी रोचक बात यह है कि किसी वस्तु की छाया उसका प्रतिबिंब नहीं होती, भले ही वह वस्तु की आकृति के समान ही होती है। चौथी रोचक बात यह है कि प्रकाश स्रोत का आकार वस्तु की छाया को पैना
यानी स्पष्ट या धुंधला यानी अस्पष्ट बनाता है। जैसे कि किसी कमरे में लगे बल्ब के मुकाबले मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट से निकलने वाला प्रकाश बिंदु से किसी वस्तु की छाया एकदम पैनी यानी स्पष्ट बनती है। जैसे जैसे हम प्रकाश स्रोत को वस्तु से दूर ले जाते हैं, वस्तु की छाया की स्पष्टता या पैनापन कम होते जाता है। बच्चों, आप स्वयं घर पर अपने कमरे में एक बार बल्ब जलाकर व एक बार मोबाइल की टॉर्च जलाकर किसी वस्तु की छाया की स्पष्टता को अनुभव करने का प्रयास करें। बच्चों, वस्तुओं की छाया से संबंधित पांचवी रोचक बात यह है कि वस्तुओं की छाया बहुत ही निश्चित या स्पष्ट तब बनती है जब बनने वाली छाया व वस्तु के प्रकाशित भाग में व्यतिरेक यानी अंतर होता है। वस्तुओं की छाया से जुड़ी छठी रोचक बात यह है कि मौसम बदलने के साथ साथ छाया भी बदलती रहती है। इसका मुख्य कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। गर्मियों में हमारी स्थिति का झुकाव सूर्य की ओर होता है, अतः हमारी दिन के मध्याह्न में बनने वाली छाया छोटी होती है, जबकि सर्दियों में हमारी स्थिति का झुकाव सूर्य से दूर होने के कारण हमारी मध्याह्न छाया लंबी होती। विद्यार्थियों, छाया से संबंधित सातवीं रोचक बात यह है कि छाया दो प्रकार की होती है, प्रछाया और उपछाया। प्रछाया का आशय छाया के उस घने काले घने भाग से है जो प्रकाश रहित होता है। बच्चों, इस भाग में प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचती है। वहीं उपछाया का आशय उस छाया से है जो कम प्रकाश के कारण बनती है। इस छाया का कम काला क्षेत्र होता है। और हाँ बच्चों, उपछाया उस समय बनती है जब प्रकाश स्रोत वस्तु के आकार से बड़ा होता है। चंद्र ग्रहण के बारे में आपने सुना ही होगा, आप सभी ने इसे देखा भी होगा। बच्चों, हम छाया के इन दोनों प्रकारों को चंद्र ग्रहण से समझ सकते हैं। चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, अर्थात तीनों आकाशीय पिंड एक सरल रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर बनती है। तब चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाश रहित हो जाता है, अर्थात प्रछाया क्षेत्र में पड़ता है। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी में पूर्ण रूप से अंधकार युक्त दिखाई पड़ता है। यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की छाया में से गुजरता है, जो कि उपछाया क्षेत्र में पड़ता है, और सूर्य के कुछ भाग से प्रकाश प्राप्त करता है, तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। और हाँ बच्चों, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन बनता है। विद्यार्थियों, ठीक इसी प्रकार प्रकाश व छाया के प्रभाव का कारण सूर्य ग्रहण भी होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और हाँ बच्चों, सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन पड़ता है। बच्चों, प्रकृति में घटित होने वाले सूर्य व चंद्र ग्रहण को अवसर मिलने पर आप सभी अवश्य देखें। यहाँ एक सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। चंद्र ग्रहण को तो हम खुली यानी नग्न आंखों से देख सकते हैं, इससे आंखों को कोई नुकसान नहीं होता है। विशेषज्ञ चंद्र ग्रहण को एक साधारण खगोलीय घटना मानते हैं, जबकि सूर्य ग्रहण को वो एक विशेष खगोलीय घटना मानते हैं, क्योंकि इस दौरान पृथ्वी और चंद्रमा स्वयं की गति सुधार की प्रक्रिया में होते हैं। सरल शब्दों में इसे ऑटो करेक्शन या व्हील बैलेंसिंग कह सकते हैं। सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली या नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। एक बात और, हमें इसे टेलीस्कोप से भी नहीं देखना चाहिए। हमें इसे देखने के लिए विशेष रूप से बनाए गए चश्मों या प्रोटेक्टिव फिल्टर्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे बच्चों, भारत में ग्रहण को लेकर कई अंधविश्वास भी हैं, जबकि विज्ञान ग्रहण को लेकर किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता। प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु की छाया से जुड़ी आठवीं रोचक बात यह है कि आप किसी वस्तु की छाया की सहायता से दिन का समय भी देख सकते हैं। बच्चों, है ना आश्चर्य वाली बात? आप सोच रहे होंगे कैसे है? उत्तर है सौर घड़ी या धूप घड़ी से, जिसे सनडायल भी कहते हैं। बच्चों, भारत में प्राचीन वैदिक काल से ही धूप घड़ी या सौर घड़ी का प्रयोग सूर्य की दिशा से समय का ज्ञान करने के लिए किया जाता था। धूप घड़ी या सौर घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिससे दिन में समय की गणना की जाती है। यह इस सिद्धांत पर काम करती है कि दिन में जैसे जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, उसी तरह किसी वस्तु की छाया
पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। सूर्य लाइनों वाली सतह पर छाया डालता है, जिससे दिन के समय घंटों का पता चलता है। समय की शुद्धता के लिए धूप घड़ी को पृथ्वी की परिक्रमा की धुरी की सीध में रखना होता है। विद्यार्थियों, विश्व की कुछ मशहूर धूप घड़ियां भारत और अमेरिका में, जैसे अमेरिका में सबसे बड़ी धूप घड़ी एरिजोना शहर में है। भारत में सबसे बड़ी धूप घड़ी राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में जंतर मंतर में है, जो सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है। इसी तरह दिल्ली के कनॉट प्लेस में विशेष धूप घड़ी स्थापित है, जिसका ढांचा पीतल का है और सबसे विशाल भी है। बच्चों, आप भी अपने घर पर दिन का समय ज्ञात करने के लिए धूप घड़ी बना सकते। आप सोच रहे होंगे कैसे? बच्चों, धूप घड़ी बनाना बड़ा ही आसान है। आइए मैं आपको एक सरल धूप घड़ी बनाने की प्रक्रिया बताता हूं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पेपर प्लेट यानी कागज की प्लेट लेनी होगी। यह प्लेट हमें आसानी से अपने घर पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि पेपर प्लेट न मिले तो एक पुराने गत्थे का टुकड़ा ले लें। एक सफेद कागज लेकर उसे गोल काट लेवें तथा इसे गत्थे पर चिपका देवें। चिपके हुए कागज के बाद शेष बचे गत्थे को भी गोलाकार काट लेवें। बच्चों, चिपके हुए कागज पर आप घड़ी की तरह समय मार्कर पेन, स्केच पेन या सादे पेन से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे लिख देवें। अब आप इस गोलाकार कागज के केंद्र में एक छेद कर देवें। इस केंद्र पर एक पुराना पेन या पेंसिल या लकड़ी की एक सीधी छोटी सी छड़ी फेविक्विक से बड़ी ही सावधानी पूर्वक चिपका देवें। लो, हो गई आपकी धूप घड़ी तैयार। अब आप इस धूप घड़ी को खुले समतल स्थान पर रख देवें। फिर देखिए कमाल, आपको दिन के समय का पता घड़ी के केंद्र में चिपकाई गई वस्तु की बनने वाली छाया को नोट करते हुए कर सकते हैं। विद्यार्थियों, विश्व भर में स्थापित सौर घड़ियों की कार्यशैली और क्षमता दिन के समय तक सीमित होती है, क्योंकि रात के समय सूर्य का प्रकाश न होने के कारण ये काम नहीं कर पाती हैं। इन्हीं घड़ियों को आधार बनाकर समय बताने वाली अन्य घड़ियों का प्रयोग होता रहा है। सौर घड़ियां सही काम करे, इसके लिए आवश्यक होता था कि इन्हें सही स्थानों पर स्थापित किया जाए। बच्चों, विश्व के अलग-अलग स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य भिन्न-भिन्न दिशाओं में होता था, इसलिए सूर्य की दिशा के अनुसार घड़ियों को स्थापित करना होता था। इसका एक तरीका जो अपनाया गया वो ये है कि सौर घड़ी को इस तरह स्थापित किया जाए कि सूर्य के ठीक आकाश के बीच में होने पर वस्तु की छाया बिल्कुल सीधी दिखे। बच्चों, आप भी मेरे द्वारा बताई प्रक्रिया से धूप घड़ी बनाओ व अपने गुरुजनों की सहायता से दिन के समय को ज्ञात करने का प्रयास करो। साथ ही समय ज्ञात करने के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों को भी जानने का प्रयास करो। बच्चों, खुद करके सीखिए, समझिए करामात छाया की, बात छाया की और सीखिए विज्ञान। प्यारे बच्चों, आज हमने दैनिक जीवन से जुड़ी विज्ञान की एक महत्वपूर्ण परिघटना छाया के बारे में विस्तार से चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको आज की चर्चा बात छाया की से कुछ नया सीखने को, समझने को मिला होगा। बच्चों, मैं अपनी बात की समाप्ति छाया पर श्री श्रीनाथ सिंह जी की कविता मेरी छाया से करना चाहूंगा। आप ध्यानपूर्वक इस मजेदार कविता को सुने व मनन करें। आप इसमें छुपे विज्ञान को सीखें। अम्मा ने जब दीप जलाया, मैंने देखी अपनी छाया। मुझसी ही है सूरत सारी, बहुत मुझे वह लगती प्यारी। जब जब मैं बिस्तर पर जाता, उसे प्रथम ही लेटा पाता। उसको कुत्ते काट न सकते, उसको दादा डांट न सकते। वह घटती बढ़ती मनमाना, बना न कोई है पैमाना। साथ हमारा कभी न तजती, जब भी मैं भगता वह भी भक्ति। एक रोज में उठा सवेरे, रहा उसे आलस ही घेरे। खेतों में बिखरे थे मोती, पर थी वह घर में ही सोती। पूरब में जब निकला सूरज, वह भी आ पहुंची बिस्तर तज। उसे साथ ले आया घर में, उससा मित्र न दुनिया भर में। अम्मा ने जब दीप जलाया, मैंने देखी अपनी छाया
धन्यवाद। बच्चों भी आपने सुनी वार्ता आओ विज्ञान से सीखें और जिसे प्रस्तुत किया था अध्यापक केशर सिंह राजपुरोहित। अब समय है अगली वार्ता का, जिसका विषय है शिक्षक की शब्द निर्माण में भूमिका और जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं अध्यापिका संयुक्ता गुप्ता। भारतीय वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये, यानी कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो और विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त कर दे। शिक्षा का प्रमुख आधार शिक्षक ही होता है। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। किसी देश या समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षक ही समाज का आईना होता है। शिक्षक के लिए कहा गया है, आचार्य देवो भव, यानी शिक्षक ईश्वर के समान होता है। यह दर्जा एक शिक्षक को उसके द्वारा समाज में दिए गए योगदानों के बदले स्वरूप दिया जाता है। शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा पूजनीय रहा है। कोई उसे गुरु, कोई शिक्षक, आचार्य, अध्यापक, टीचर नाम से संबोधित करता है। ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित करते हैं जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और जिसका योगदान किसी भी देश या राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना है। सही मायनों में शिक्षक अपने विद्यार्थी का जीवन गढ़ता है। शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है। तभी शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता है। शिक्षक समाज में रहने योग्य बनाता है, इसलिए शिक्षक को समाज का शिल्पकार कहा जाता है। शिक्षक का संबंध केवल विद्यार्थी को शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि हर मोड़ पर विद्यार्थी को राह दिखाना भी है और उसका हाथ थामने को हमेशा तत्पर रहता है। विद्यार्थी के मन में उमड़े हर सवाल का जवाब देता है, विद्यार्थी को सही सुझाव देता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक का महत्व यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह विद्यार्थी को सही आदर्श मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही प्रत्येक शिक्षार्थी के सफल जीवन की नींव भी उन्हीं के हाथों रखी जाती है। प्राचीन काल से ही शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण ही शिक्षक की महत्ता का गुणगान होता आया है। शिक्षकों को हमारी संस्कृति में आदर और सम्मान दिया गया। गुरु शब्द का अर्थ प्रकाश का स्रोत है। शिक्षकों का कर्तव्य छात्रों को केवल शिक्षित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें संस्कारी बनाना भी है। शिक्षकों को उनके अंदर केवल शब्द ज्ञान ही नहीं भरना है, बल्कि उन्हें नैतिकता, प्रतिबद्धता, निस्वार्थता और सजगता का पाठ पढ़ाना भी अत्यंत आवश्यक है। महात्मा गांधी ने भी कहा है, यदि शिक्षा से अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे ज्ञान का शिक्षा के लिए कोई मूल्य नहीं है। शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षक होता है। शिक्षा से समाज ने जिन इच्छा, आकांक्षाओं और उद्देश्यों की पूर्ति की कामना की है, वह शिक्षक पर ही निर्भर है। शिक्षक का दायित्व यही है कि वह समाज और राष्ट्र की इच्छाओं की पूर्ति करे। शिक्षा प्रणाली कोई भी हो या कैसी भी हो, उसकी प्रभावशीलता और सफलता उस प्रणाली के शिक्षकों के कार्य पर निर्भर करती है।
क्योंकि भावी पीढ़ी को शिक्षित करना समाज की आकांक्षाओं का प्रतिफलन होता है। विद्यार्थियों के मानसिक विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक निपुण शिक्षक अपनी शिक्षण शैली से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करता है। यही राष्ट्रीयता का भाव छात्रों को राष्ट्रभक्त और आदर्श नागरिक बनाता है एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करता है। यह सच है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। हमारा देश कभी विश्व गुरु था। सभी विद्याओं में अग्रणी एवं विश्व के अन्य देशों से विद्यार्थी हमारे विख्यात गुरुकुलों जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि में विद्या अर्जन करने आते थे। भारत देश सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों ने तो हमारी उत्कृष्ट शिक्षा की जड़ों पर ही प्रहार किया, जिसका प्रमाण है लॉर्ड मैकाले का ये कथन कि मैंने भारत के कोने कोने की यात्रा की है। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो या चोर हो। मैंने इस देश में ऐसी संपन्नता देखी है, ऐसे ऊंचे नैतिक मूल्य देखे हैं कि जब तक हम इस देश की रीढ़ की हड्डी, इसकी आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत को नहीं तोड़ेंगे, तब तक इस देश का जीत पाना असंभव है। इस देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को, इसकी संस्कृति को बदल देना चाहिए। प्रत्येक भारतीय यह सोचने लग जाए कि विदेशी और अंग्रेजी उनकी अपनी वस्तु से श्रेष्ठ और महान है, तो ही हमारा आधिपत्य हो सकता है। लॉर्ड मैकाले ने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी शिक्षा नीति बनाई, जिसे आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार बनाया गया, ताकि एक मानसिक रूप से गुलाम कौम को तैयार किया जा सके। कोठारी आयोग का यह कथन कि भारत के भविष्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है, यह तथ्य परोक्ष रूप से शिक्षक की भूमिका को भी निश्चित करता है। शिक्षा के माध्यम से बालक के आंतरिक गुणों को पहचान कर विकसित करना, यह कार्य बिना शिक्षक के संभव नहीं है। आधुनिक युग में बालकों में अंतः शक्तियों का विकास होना ही पर्याप्त नहीं, बालकों के बाह्य व्यक्तित्व का विकास भी परम आवश्यक हो जाता है। यह विकास शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। बालक को समाज के अनुकूल बनाना, उसे समाज के आदर्शों, मूल्यों और मानवताओं से परिचित शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। समाज के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य और अधिकार हैं, इनका सदुपयोग कैसे किया जाता है, इन सभी की जानकारी शिक्षक द्वारा ही प्राप्त होती है। बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों को शुद्ध करना, उनका मार्ग निर्देशन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने का कार्य भी शिक्षक द्वारा ही किया जाता है, जिससे बालक समाज तथा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित हो सके। छात्रों को अलग अलग विषयों और व्यवसायों के शिक्षा के द्वारा इस योग्य बनाता है, जो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात परिवार, समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सके। देश का युवा आत्मनिर्भर होगा तो राष्ट्र की उन्नति तथा प्रगति में सदैव सहायक होगा। शिक्षक बालकों के चरित्र निर्माण और उसका नैतिक विकास भी करते हैं। आदर्श नागरिकों के गुणों को विकसित करना शिक्षक का परम कर्तव्य है, जिससे बालक अपने कर्तव्यों और अधिकारों को अच्छी प्रकार समझकर जीवन में समुचित उपयोग कर सके। राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना का संचार करके राष्ट्र को उन्नत और सशक्त बनाता है। एक शिक्षक अपने पुरुषार्थ से बालकों को अच्छा नागरिक बनाकर अपने राष्ट्र निर्माण के दायित्वों का निर्वहन करता है। साथ ही शिक्षक बालकों को
अपनी राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्र के गौरव से परिचित कराता है। जीवन में प्रगति करने के लिए उचित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन प्रदान करके भावी जीवन के लिए तैयार करता है। सभ्य समाज का निर्माण एक शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। बालक को सभी विषयों की सर्वोत्तम शिक्षा देकर उन्हें एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी आदि बनाने के साथ एक अच्छा इंसान भी बनाता है। सही अर्थों में शिक्षक वह नहीं जो बालक के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, वरन उसे आने वाली जीवन की चुनौतियों के लिए भी तैयार करे। अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का राष्ट्र बनाना है तो 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो यह कार्य कर सकते हैं: माता, पिता और शिक्षक। भारतीय संस्कृति का एक सूत्र वाक्य तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर जाना। इस प्रक्रिया को शिक्षा एवं शिक्षक के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। शिक्षक को समाज के समग्र व्यक्तित्व के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ज्ञान प्रदान करने वाले को समाज ने शिक्षक का दर्जा दिया है। केवल शिक्षकों को ही भारतीय संस्कृति में माता पिता के तुल्य माना गया है। शिक्षक समाज का शिल्पकार है। यहाँ वशिष्ठ, संदीपन, धौम्य गुरु रहे हैं। इनके गुरुत्व से राम, कृष्ण, सुदामा जैसे शिष्य निकले जिन्होंने विश्व वसुधा को सद्ज्ञान का आलोक प्रदान करके इतिहास को धन्य बनाया। शिक्षक एक ऐसा शिल्पी कलाकार होता है जो अपने हुनर व पारखी नजर से छात्रों को परखते हैं और उनकी क्षमता के अनुसार अपने हुनर से उनके अंदर ऐसा रंग भरते हैं जो बालकों के जीवन भर काम आते हैं और वह समाज का मजबूत और ईमानदार स्तंभ बनकर समाज के पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। शिक्षक यानी क्षमतावान शिल्पी है जो कि कल्याण करने वाला होता है। किसी भी समाज को विकसित करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वहाँ के लोग शिक्षित हों और एक शिक्षक ही ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है। शिक्षक देश की प्रगति का सूचक है तथा वह ज्ञान की आभा से चमकना सिखाते हैं। अक्षर ज्ञान ही नहीं, गुरु ने सिखाया जीवन ज्ञान। गुरु मंत्र को कर आत्मसात, हो जाओ भव सागर से पार। शिक्षक हूँ, शिक्षा का दीप जलाता हूँ, मोम की तरह जल जल कर प्रकाश जगत में फैलाता हूँ। आइए अब बात करते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिकता, सूझबूझ, व्यापक सोच से भारतीय संस्कृति के संक्रमण दौर में संबल प्रदान किया। आप भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महामनीषी, अद्वैत समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, चिंतक एवं भारत के राष्ट्रपति थे। वे संपूर्ण विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। यही आदर्श समाज की संरचना का आधार है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ देश की संस्कृति से प्यार करने वाले व्यक्ति थे। सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार एक राजा ने दार्शनिक की हैसियत प्राप्त की। बर्ट्रेड रसेल
विश्व के जाने माने दार्शनिक, उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन के राष्ट्रपति बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि यह विश्व के दर्शन शास्त्र का सम्मान है। महान भारतीय गणराज्य ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के रूप में चुना है। यह विश्व के दर्शन शास्त्र का सम्मान है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अपने बौद्धिक कौशल से संपूर्ण भारत को धर्म एवं संस्कृति के अटूट बंधन में बांधकर विभिन्न मतांतरों के माध्यम से सामंजस्य स्थापित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिभा ही थी कि स्वतंत्रता के बाद इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया एवं अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहकर कार्य किया। राष्ट्रपति भवन को सर्वहारा वर्ग के लिए खोल दिया गया। राधाकृष्णन का कार्यकाल काफी कठिनाइयों भरा रहा। इनके कार्यकाल में भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध हुए। सच है कि उनका जीवन एक प्रेरणा है, एक रोशनी है। इस रोशनी के साथ रहते हुए, साथ रखते हुए आदर्श समाज की संकल्पना को सचेतन करने के लिए हम अग्रसर बने। नई शिक्षा नीति को उनकी प्रेरणाओं के आलोक में परिपूर्ण एवं भारतीयता के अनुरूप प्रतिष्ठापित कर पाएं, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भारत। बच्चों, जानिए आपने कि शिक्षक की शब्द निर्माण में भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। और शिक्षक ही है वो हमें जीना सिखाते हैं। वही है जो हमें मार्गदर्शित करते हैं कि हमें अपने भविष्य में किस ओर जाना है, कौन से रास्ते का चयन करना है। वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो हमें भी शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उनकी अच्छी अच्छी बातों को सीखना चाहिए। तो आज बच्चों, हमने नो बैग डे में बहुत मजे किए, बहुत सारी ज्ञान की बातें की और मीना की प्यारी सी कहानी सुनी। अब मीना की प्यारी सी कहानी और अन्य विषयों के साथ, अध्यापकों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि भाई घड़ी की सुइयां अब इजाजत नहीं दे रही आपसे और बात करने का। अब हमारे शिक्षावाणी कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। तो अपनी भारती दीदी को जाने की दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे शिक्षावाणी। इसका प्रसारण आकाशवाणी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षावाणी। हम आकाशवाणी झालावाड़ की चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। परियों को कभी किसी ने देखा तो